हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशोलॉजी। एमए के सोशोलॉजी जो सेमेस्टर सिस्टम यानी सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट बुक है, यानी विकास का समाजशास्त्र। इसका कोड जो है SOCR 413। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एमए के बच्चों के लिए। इसमें हम हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू को। चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। मिश्र अर्थव्यवस्था। अब मिश्र अर्थव्यवस्था में क्या है, इससे पहले हमने दो जो है रूल रेगुलेशन को हमने जाना था, समझा था। अब हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर जो आया है मिश्र अर्थव्यवस्था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कई भी हो सकते हैं कि मिश्र अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण, इसकी विशेषता, इसके गुण अवगुण, कुछ भी हो सकता है। इवन कि ये भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में इसकी कैसे सहायता की जा सकती है, पब्लिक सेक्टर की क्या विशेषता रहती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर भरमार है, ठीक है। लेकिन आपको समझना है, अगर मिश्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो के अंतर्गत सारी बातों को जो है लिख सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एमए सोशोलॉजी के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था का, यानी मिश्रित का मतलब होता है कि एक के साथ कई जो है हम व्यापार करते हैं, कई अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ते हैं, तो उसको हम मिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो समझ गए होंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। अगर हम अर्थों की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है निरंकुश प्राइवेट अर्थव्यवस्था का केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का एक बीच का रास्ता है। यानी देखा जाए तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का एक ऐसा बीच का रास्ता है, और इस अर्थव्यवस्था को अपनाकर पहले वर्णित अर्थव्यवस्था गुणों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है, परंतु इनके दोष से बचना नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम अर्थव्यवस्था का जो है गुणों का हम लाभ उठाते हैं तो कहते हैं इसके अवगुण से बचना संभव नहीं है। क्योंकि एक बात आपको समझ होना चाहिए, किसी के अगर गुण होते हैं तो किसी के अवगुण भी होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, अगर सिक्के का दो पहलू होता है, अगर एक पॉजिटिव है तो कोई नेगेटिव ही है। यहाँ पर मिश्र अर्थव्यवस्था का जहाँ लाभ अधिक है तो यहाँ पर जो है हानि भी देखने को मिलता है, और इस पर हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। उपरोक्त क्रांति के आने के साथ विश्व की अर्थव्यवस्था के बीच भी क्रांति आ गई। देखा जाए बहुत से क्रांति आपने देखा होगा, चाहे वो हरित क्रांति हो, ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति को हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम जानते हैं, या वाइट रेवोल्यूशन हो या ब्लू रेवोल्यूशन हो, बहुत से क्रांति हुई हमारे देश में। तो इवन की अर्थव्यवस्था क्रांति भी आई, और नए नए उद्योगों के लक्षणों के साथ इसके बीच काम करने वाले मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई। उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ इसकी खपत के लिए भी नई मंडियों की तलाश शुरू हुई। जनरल सी बात है, कोई अर्थव्यवस्था अगर आगे बढ़ता है तो सबसे पहली बात उसको जो है मंडियों में पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि मंडी में ही जाके जो है इसको खपत करवाया जा सकता है। नहीं तो अगर आप कोई चीज़ करते हो, अगर आप स्वयं ही यूज़ कर लेते हो तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। और इन दो को चलाने वाली भारी मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरतें महसूस होती है। यूरोप के औद्योगिक देशों ने अपने उत्पादन की खपत के लिए कच्चा माल हासिल करने के लिए अपने देश से बाहर निकलकर जो है भूमि खोज शुरू कर दी। तथा खोज के सिलसिले में वह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एशिया अफ्रीका देशों में पहुँचे, और अपने आधुनिक हथियारों की मदद से साथ साथ अपने देश को अपना साम्राज्य कायम भी किया। आपको पता ही होगा, इसी कारण भारत जो है 2.5 साल की गुलामी जो है पाया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज उस समय आए थे तो उनका उद्देश्य था इस देश से व्यापार करना। लेकिन जब उनको यहाँ की कंडीशन भाग गई तो यहाँ पर वो राजनीतिक चीज़ों में जो है पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए और भारत को जो है गुलाम बना लिए। और भारत 250 साल की जो है गुलामी जो है मिल गई। तो कहते हैं यही बात होती है, ये लोग जो होते हैं अपने सामानों की खपत करने के लिए जो है उपनिवेश ढूंढते हैं, बाज़ार को ढूंढते हैं, और ये बाज़ारों में खपत करते हैं। अभी आपको पता ही होगा कि भारतीय बाज़ार जो है सभी देशों का मनपसंद जगह है, क्योंकि यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है। इवन कि चाइना का जो है आधा से अधिक सामान जो है भारत में ही खपत होती है। इवन कि अमेरिका का भी जो है खपत भारत का ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन भारत का सामान दूसरे देशों में नहीं जाती है, जिसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है तहस नहस हो रखी है। और जब ये किसी दूसरे देश में जाकर जो है व्यापार करने लग जाते हैं तो वो मनमर्जी करने लग जाते हैं, और मनमर्जी भाव से जो है
बेचने लगते हैं। और दूसरी बात ये उनकी होती है कि यहाँ की जिस देश में वो जाते हैं वहाँ की जो है कुटीर उद्योग को जो है नष्ट कर देते हैं। इसलिए गांधी जी का विचार था कि कुटीर उद्योग जो है भारत की मुख्य जो है उद्योग है, इसको नष्ट नहीं होना चाहिए। और अंग्रेज़ों ने इन्हीं बातों का अनुसरण किया। इन्होंने जो है कुटीर उद्योगों को जो है तहस नहस कर दिया। औद्योगिक देशों ने उद्योग की उन्नति के साथ आज़ाद व्यापार की नीति यानी लेजर ऑफ फेयर्स की अपनाया। यद्यपि इस नीति के साथ औद्योगिक उन्नति हुई तथा देशों की जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, पर इसके निष्कर्ष द्वारा शोषण का जो है भयानक दौर शुरू हुआ। इसमें गरीब मजदूर तथा एशिया तथा अफ्रीका के देश पिसते चले गए और एशिया और अफ्रीका के देश जो है बहुत काफ़ी कमज़ोर थे। और इन दो देशों में जो है उन्होंने अपना जो है भरमार जो है मर्जियों का उपयोग किया। कहते हैं आज़ाद व्यापार की नीति के कारण सरकार आर्थिक मामलों में कोई दखल नहीं देता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, जिस कारण देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगपति तथा पूंजीपति जो है गरीब मजदूरों का भी भरकर शोषण कर रहे हैं। उनसे दिन रात काम कराकर इतनी मजदूरी नहीं दी जाती है कि वो 2 समय की रोटी भी खा सके। ये भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि पूंजीपति जो है उद्योगपति जो है आम गरीब बंदों को जो है शोषण करते हैं और वो 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चों के लिए जुटा नहीं पाते हैं। अमीर और ज़्यादा अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब होता चला जा रहा है। और गरीबों की ये दर्दनाक हालत कहते हैं देखकर जो है मानवता ने हमदर्द कई लेखकों तथा विद्वानों ने इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और इनसे सबसे ऊंची तथा जोरदार आवाज़ कार्ल मार्क्स की थी। कार्ल मार्क्स का जीवन जो था इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, क्योंकि कार्ल मार्क्स ये चाहते थे कि हमारे समाज में जो भी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन कहते हैं इंसान की विचार कहते हैं सिमट सी जाती है और वहाँ पर जो है दूसरों लोगों की मनमानी चलने लग जाती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेखकों ने अपनी विचार जो है हर संभव कोशिश किया कि देश की राजनीति में बदलाव हो और ये लोग आम गरीबों को भी साथ लेके चले। लेकिन जर्नल सी बात है, आज के समय देखा जाए तो ये संभव है ही नहीं। कहते हैं उस समय उद्योगपति और पूंजीपति आम गरीबों के जो है शोषण करते थे। आज रूप बदल गया है। आज जो कर्ज देते हैं या कर्ज देने वाले संस्था हैं वो आम गरीबों को लूट रहे हैं कई रूल के अंतर्गत। कार्ल मार्क्स ने विचार पेश किया कि उत्पादक साधनों अर्थात उद्योग पर मजदूरी की अपनी मालिकी होना चाहिए, यानी उद्योग पर जो है अपना मालिकाना अधिकार होना चाहिए। मार्क्स राज्य तथा सरकार के पूंजीवाद का जो है संरक्षक था। यानी देखा जाए तो मार्क्स राज्य और सरकार के पूंजीवाद का संरक्षक कहा जा सकता है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटीज ऑफ कैपिटलिज्म समझा था। और इसलिए उसका विचार था कि जरूरत पड़ने पर इन क्रांतियों में हिंसा का भी सहारा लिया जा सकता है। और जर्नल सी बात है, ये बात कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में कहा कि जब ज़रूरतें पड़ती है तो ये लोग जो है हिंसात्मक जो है रूल का भी सहारा लेते हैं। और आज देखा जाए तो भारतीय राजनीति में ये बहुत ही आम बात हो गई है कि आज सांप्रदायिक दंगा फसाद हिंसा होना, वो भी इलेक्शन के आसपास जो है लोगों को वोटिंग की तरफ आकर्षित करने के लिए जो है बहुत ही तेज और तीव्र गति से होती है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा ने के नतीजा द्वारा रूस की क्रांति हुई, क्योंकि देखिए कार्ल मार्क्स ही था, उसके विचारधाराओं के कारण ही जो है रूस में लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जो है भावना जगी। और उसके बाद वह साम्यवाद स्थापित किया गया जिसमें सारे उद्योग पर सरकार का कब्जा था। रूस के बाद पूर्वी यूरोप के कई और देश ने भी साम्यवाद अपना लिया और चीन में साम्यवादी क्रांति भी आई और इन देशों में सारे उद्योग सरकार के कंट्रोल के अधीन थे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं चीन में भी साम्यवादी क्रांति हुई और यहाँ पर सारे उद्योग जो थे सरकार के कंट्रोल के अधीन थे। और यह अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है और ये सिद्धांत है फ्रॉम ऑल द अकॉर्डिंग टू देयर इज द कैपेसिटी टू द ऑल द अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अर्थात इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी सामर्थ्य के मुताबिक काम लिया जाता है और उसके वेतन दिया जाता है जितने कि उसके एक खास स्तर पर आरामदायक जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत होती है। जनरल सी बात है, अगर आप काम करते हो, मजदूरी करते हो, तो उद्योगपति और पूंजीपति को इतना ज़रूर विचार होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है अपना जीवन को और अपने बाल बच्चों को सुचारू रूप से जो है
चला सके, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इस तरह सरकार अर्थव्यवस्था व्यक्तियों को उसके द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान के अनुसार मेहनतानी नहीं मिलता है। और ये बहुत बड़ी बात जो है कार्ल मार्क्स ने कही थी कि जो व्यक्ति कार्य करता है उसके हिसाब से मेहनता उसको नहीं मिलती, यानी उसके काम का जो है सही फल नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। और इस अर्थव्यवस्था का ये लाभ तो जरूरी है, हो गया है कि शोषण बंद हो गया है, परंतु नुकसान यह हुआ है कि लोगों का काम का उत्साह कम हो गया है। व्यक्तियों की प्रकृति की वह कोई भी काम उत्साह के साथ अब तक ही करता है अगर उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद हो। जनरल सी बात है, कोई व्यक्ति तभी कार्य करता है जब उससे जो है लाभ मिले। जैसे आप समझ सकते हो कि तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए हमेशा आपकी भलाई के लिए कार्य करता है। अगर मान लीजिए आप तिरपान सेंटर को बढ़ाने में अगर हेल्प नहीं करते हो तो जर्नल सी बात है आपके आने वाला समय में वीडियो नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब आप जो तिरपान सेंटर को उत्साहित नहीं करोगे तो कैसे आएगा वीडियो, कैसे आप आगे इससे लाभान्वित हो पाओगे। जर्नल सी बात है कि जितना हो सके वीडियो देखें, समझें, सोचें। नहीं समझ में आ रहा है मत देखिए, बात सच्चाई है। अगर समझ में आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको फ़ायदा रहता है कि आपको समय समय में नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो वही बात यहाँ भी बताई गई है कि व्यक्तियों की प्रकृति यह है कि कोई भी काम उत्साह के साथ तभी करता है अगर उसको साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद हो। अगर लाभ नहीं मिलता है तो व्यक्ति जो है अतोत्साहित हो जाता है और वो कार्य करना बंद कर देता है। और मालिकों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है, जो उद्योगपति होते हैं और जो पूंजीपति। देखिए, अगर आप जर्नल सी बात है, अगर उद्योगपति जो है पूंजीपति अगर मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे उनके मेहनता देते हैं, तो जर्नल सी बात है वो उनके लिए जो है रात दिन मेहनत करके उनको जो है कंपनियों को चार चांद लगा देती है। लेकिन जब उनको उस काम का मेहनत नहीं मिलता है तो वो भी जो है कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं और वो मन से काम नहीं करते जितना करना चाहिए। तो जर्नल सी बात है कि उद्योगपति और पूंजीपति को इस बात सोचना चाहिए कि जितना हो सके व्यक्तियों को जो है लाभ पहुँचाने की कोशिश करें। जैसे आपका भी सोच होना चाहिए कि जितना हो सके एमए वाले बच्चे तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। तो दोनों बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई उम्मीद नहीं होने से वो उत्साह के साथ काम नहीं करती हैं और इस प्रकार सरकारी अर्थव्यवस्था उत्पादन का उतना अधिक नहीं होता है जितना कि आज़ाद अर्थव्यवस्था में होता है। ये बात सही है। आपको पता है सरकारी अर्थव्यवस्था में ये होता है कि लोगों को तो पता है कि काम वो करे चाहे ना करे, उनको जो है तनख्वाह तो उनको मिलता ही रहता है। लेकिन देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टरों में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टरों में पता होता है कि व्यक्ति जितना समय काम करता है उतना उसको पैसा मिलता है। तभी तो आपको मैंने कई बार बताया है कि बड़े लोग जो होते हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और सरकारी नौकरी दिलवाती हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि सरकारी नौकरी का मतलब होता है ऐशो आराम, और इसलिए सरकारी नौकरी को सभी लोग प्रायोरिटी देती हैं। लेकिन शिक्षा के लिए जो है प्राइवेट स्कूलों को जो है प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं है, वहाँ पर तो सिर्फ टाइम पास होती है। इसलिए जितने भी बड़े घर के व्यक्ति होते हैं, अमीर लोग होते हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी होते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही दाखिला करवाते हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना है। और यही मंत्री लोग जो होते हैं बाद में जो है सरकारी स्कूल के जो है वकालत कर रहे होते हैं कि यहाँ के बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, इतने परसेंटेज हमारी हाई गई है, इतने % बच्चों ने असुला है। ये बड़ी अजीब गरीब बात है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि शिक्षा का मतलब है कि विचारों को समझना, सोचना, विचार करना। मैं आपको एक बात की जो है उम्मीद दिला सकता हूं कि अगर आप कोई भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहां पर 10वीं क्लास से कुछ बच्चों से जो है रेंडमली पूछिए, समझिए, कोई क्वेश्चन पूछिए, आपका जो है 100% एक ही रिजल्ट आएगा कि वो बच्चा जो है उस आंसर देने में सक्षम नहीं होगा। फिर भी ये बच्चे सब जो है पास हो जाते हैं। अब सोचिए, विचार कीजिए कि सरकारी स्कूल का शिक्षा स्तर कितनी क्या है और क्या कंडीशन है, लेकिन फिर भी सरकार सरकारी स्कूल के जो है बातें करती हैं। अगर हमारे देश में अच्छा मैन्युफैक्चर होता, अच्छे लोग पढ़े लिखे होते, तो आए दिन रोड नहीं बन रहा होता, आए दिन जो है बड़े बड़े पुल नहीं धराशायी हो रहा होता, आए दिन जो है व्यवस्था बिगड़ नहीं रही होती। तो जर्नल सी बात है, आप एक ही बात याद रखना कि कोई बच्चा चाहे इंटेलिजेंट हो या समझदार नहीं भी हो, कहते हैं अगर पैसा हो तो बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े स्ट्रीम में नाम लिखवा सकता है। ये प्रावधान है आज के समय में। सरकार की नीति देखिए कि जो बच्चा मेडिकल लेना चाहता है मन से, दिल से, और उसका मैथ में नंबर कम है, 50 उन्होंने निर्धारित किया है,
49 आ गया है, तो उनको मेडिकल नहीं दिया गया क्योंकि आपने वो जो है लॉजिक नंबर है ना 50, उसको आपने पास ही नहीं किया। वाह, ये क्या सिस्टम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिनको कहते हैं नकल करके ढकल लगा के जैसे मर्जी उन्होंने 50 से अब ले लिया है, उनको फटाक से एडमिशन दे दिया गया। बेशक उनको साइंस में इंटरेस्ट था नहीं, उनको साइंस में 35-30 थे, फिर भी उनको एडमिशन दे दिया गया। अब देखिए प्रशासन की क्या यहाँ पर जो है महान विचारधारा है। ये सोच के ना आपका भी दिमाग चकरा जाएगा कि जिन बच्चों को जिस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है उसको वही स्ट्रीम देने की आवश्यकता होनी चाहिए। कहते हैं 10वीं क्लास को तो इन लोगों ने ऐसे बना लिया जिसका कोई रूल ही नहीं है। कभी आपके पास मैथ स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, कभी आपको बेसिक लेना पड़ेगा, कभी आपको स्कूल बोर्ड देना पड़ेगा, कभी आपको बोर्ड देना पड़ेगा। अरे भाई ये क्या रूल रेगुलेशन है, इतने रूल रेगुलेशन तो इंसान पीस जाता है। कभी इनका सिलेबस कम जाता है, कभी इनका सिलेबस बढ़ जाता है। इन्होंने समझ क्या रखा है बच्चों को। तो यही बात यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया है कि आवाज़ यहाँ उठाना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं अर्थव्यवस्था के दोनों अवस्था की बुराई के बचने के लिए मिश्र अर्थव्यवस्था की धारणा सामने आई है। जनरल सी बात है, अगर सरकार इन बातों को प्रायोरिटी नहीं देगी, नहीं समझेगी, तो लोगों को दूसरी जो है अर्थव्यवस्था अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल देखिए बिहार साइड चले जाइए, वहाँ पर हर बच्चों के पास डिग्री तो भरी पड़ी रहती है। इवन कि ऑनर्स तो ऐसे करते हैं जैसे ऑनर्स का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, सोचिए, विचार कीजिए। अगर यही शहरों में चले जाइएगा तो ऑनर्स लेने के लिए बच्चों को सोचना पड़ता है कि मैं ले पाऊँगा तो कर पाऊँगा कि नहीं। और बिहार क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ तो हर एक बच्चा जो है ऑनर्स लेके बैठा पड़ा होता है। बड़ी अजीब बात है। हम भारत देश के नागरिक हैं और भारत में इतने रूल रेगुलेशन के चेंजेस है, ये विचारधारा हमें सही नहीं लगा। कहते दोनों अर्थव्यवस्था की बुराइयों में बचने के लिए मिश्र अर्थव्यवस्था की धारणा सामने आई है। मिश्र अर्थव्यवस्था आज़ाद अर्थव्यवस्था के जो है तवाकुल मुकाबले तथा राज्य जो है अर्थव्यवस्था के एक अधिकार के विरुद्ध एक प्रोजेक्ट स्टेट था। जनरल सी बात है, आज जो है कहते हैं हम जो है मिश्र अर्थव्यवस्था का काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं और भी प्राइवेट सेक्टरों को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आज़ाद अर्थव्यवस्था के मुख्य रोल प्राइवेट उद्योग द्वारा जो है अदा किया जाता है। जनरल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर ही सारे कार्य करने में अग्रसर है। सरकारी तो सिर्फ आराम के लिए होती है। मैंने आपको बताया ना, जैसे आपका जो है आप ड्यूटी के टाइमिंग होता है, लोग जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फाइल निकालते हैं, फाइल निकालते ही उनका चाय का टाइम हो जाता है और गपशप लगाते लगाते जो है आधा घंटा निकल जाते हैं। फिर जैसे वो लोग फाइल को खोलते हैं वैसे उनको लंच का टाइम हो जाता है। और जब लंच का टाइम हो जाता है तो उसी के अंतराल में जो है वो उनके बच्चे को लाने का टाइम भी हो जाता है। सरकारी में ये व्यवस्था होती है। और जैसे बच्चों को लेके आ जाते हैं लेट सेट, क्योंकि सारा विभाग तो उन्हीं का होता है, कोई बोलने वाला कहाँ है। कहते हैं अफसर भी बेचारा बैठ के सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है वहाँ पे। फिर जैसे उनका फाइल को जैसे वो लोग पूरा ओपन करते हैं वैसे उनका फिर चाय का टाइम हो जाता है। और जैसे एक पेज पे साइन करते हैं वैसे ही उनका जो होता है छुट्टी का टाइम हो जाता है। तो काम किया कहाँ पर उन्होंने। आपको पता है कोई भी कार्य करवाने में आपके चप्पल घिस जाते हैं सरकारी काम करवाने में, और प्राइवेट काम में चंद सेकंडों में हो जाती है। तो सरकारी विभाग किस लिए, आरामों के लिए। फिर देश कैसे प्रोग्रेस करेगा जब सरकारी विभाग में सब के सब अलग से की तरफ बैठे रहेंगे और सब जो है घुसखोरी करते रहेंगे। तो कैसे देश बढ़ेगा, कैसे हम उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे जो हमने सपना देखा है। तो यही बात यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और जो है सरकारी सेक्टर में अंतर यहाँ पर दिख रहा है। संपत्ति का प्रयोग प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा अपने प्राइवेट लाभ के लिए किया जाता है, पर दूसरी तरफ समाजवादी या सरकारी अर्थव्यवस्था में सारे उद्योग पर सरकार या समाज के मालिकों की होती है। जनरल सी बात रहेगा ही रहेगा। सारी संपत्ति की मालिक सरकार होती है तथा यह सारे देश समाज के लिए प्रयोग की गई देशों में आज़ाद एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का था। और रूस, चीन और हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड आदि देशों में सरकारी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। कहते देखिए दोस्तों, सरकारी अर्थव्यवस्था की मैं खिलाफ नहीं हूँ। जनरल सी बात है, सरकार को रूल रेगुलेशन को यहाँ बनाने की ज़रूरत है और सरकारी मशीनरी को भी सुधारने की ज़रूरत है। कहते सरकारी चीज़ में भी रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, वहाँ पर भी सख्ती होनी चाहिए, फिर जो है व्यक्ति काम करने में अग्रसर रहेंगे। और जो समय अवधि उन्होंने 3-3 महीने 4-4 महीने के देते हैं उसकी समय अवधि घटनी चाहिए और लोगों को काम देखना चाहिए कि लोगों ने 1 महीने के अंदर कितना काम करके दिखाया है। जितना काम करके वो दिखाया है उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलना चाहिए। ये नया नीति होनी चाहिए।
कि आपने जितना काम किया, प्राइवेट सेक्टर में यही है, आप जितना काम करके देते हो उसी के रिगार्डिंग आपको पैसा अकाउंट में आता है। तो सरकारी में क्यों नहीं? आपने अगर 50 जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाया तो उसी के रिगार्डिंग आपको पैसा मिलना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या महत्व होता है काम का। लेकिन सरकार को ये बात कभी सोची ही नहीं आती है। सरकार जी तो सिर्फ इलेक्शन और भारत के नाम चेंज करने में लगे रहती हैं, देश के नाम चेंज करते रहती हैं। अरे भाई, करना है तो इन चीज़ों में सुधार कीजिए ना, जो ज़रूरी है। आप यूँ क्यों कहते हो कि जो है सो है? कहते जो बना हुआ है वो है, आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हो? या एक दूसरे पर जो आलोचना क्यों लगा रहे हो? जो जैसा करता है करने दीजिए। ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, इंडिया है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को जो है अधिकार है अपना कार्य करने की, लेकिन हिंसा उसमें फैलाने की कोई इजाज़त नहीं दी जाती भारत में।